जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस वाले लेक्चर में, दोस्तों आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों जो हमने स्टार्ट किया था आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व का भूगोल हमने दोस्तों स्टार्ट कर दिया था। लेकिन दोस्तों कुछ कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम क्या-क्या कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हालाँकि दोस्तों यह मैंने पहली वीडियो में जब फर्स्ट लेक्चर मेरा आया था उस टाइम पर मैंने आपको बता दिया था क्या-क्या हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको यूनिवर्स के बारे में पढ़ा दिया है। यूनिवर्स में दोस्तों हमने सोलर सिस्टम के बारे में आपको विद डिटेल के साथ दोस्तों एक-एक टॉपिक को हमने आपको दोस्तों एक-एक चीज़ बताई है आपको सोलर सिस्टम में जितने भी आपके चाहे ग्रह हो गए, चाहे दोस्तों उपग्रह हो गए, चाहे एस्टेरॉइड्स हो गए जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं, चाहे दोस्तों आपके चाहे धूमकेतु हो गए, उनके बारे में दोस्तों डिटेल के साथ आपको मैंने सोलर सिस्टम पढ़ाया है। और दोस्तों इसमें नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे आपका सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे। पहला दोस्तों यूनिवर्स हो गया, दूसरा हमारा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा जो टॉपिक रहेगा दोस्तों पृथ्वी की गतियों के बारे में जानेंगे और नेक्स्ट जो दोस्तों किस तरीके से हमारी पृथ्वी देश दोस्तों रोटेट करती है और किस तरीके से दोस्तों यहाँ पर पृथ्वी पर दिन और रात देखने को मिलते हैं और किस तरीके से बर्स देखने को मिलती हैं। ये चीज़ दोस्तों हम पृथ्वी की गतियों के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा दोस्तों ज्वार भाटा और ज्वार तथा भाटा के बारे में जानेंगे। और नेक्स्ट जो दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा वो ज्वालामुखी रहेगा। ज्वालामुखी दोस्तों किस तरीके से कितने प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, कौन-कौन से दोस्तों ज्वालामुखी अभी मौजूद हैं, कौन-कौन से दोस्तों एंड हो गए हैं। इस तरीके से दोस्तों भाई बहुत सारे ज्वालामुखी हैं उनके बारे में भी जानेंगे। और चट्टानों के बारे में दोस्तों डिटेल से पढ़ेंगे, कैसे-कैसे दोस्तों आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है, कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है, अवसादी चट्टानों का निर्माण किस तरीके से होता है, ये सभी चट्टानें जानेंगे। और पवन यानी कि विंड के बारे में जानेंगे दोस्तों हम और हमारे जो महाद्वीप हैं और महाद्वीप के अंदर दोस्तों जो पर्वत हो गए, पठार हो गए, मरुस्थल हो गए और घास के मैदान और दोस्तों झील और जलप्रपात के बारे में हम जानेंगे जो हमारे महाद्वीप के अंदर आएँगे आएँगे। महाद्वीप के बारे में दोस्तों हमारे 7 महाद्वीप हैं, उनके बारे में डिटेल के साथ हम इस वीडियो को दोस्तों आपको बताएँगे, समझाएँगे इसमें। और दोस्तों हमारे महासागर हो गए, महासागर के बारे में भी बताएँगे। दोस्तों यूनिवर्स में मैंने आपको स्टार्ट किया था जिसमें सोलर सिस्टम के बारे में बता दिया था। मैंने एक-एक इसमें पॉइंट आपको बताया था दोस्तों कि यूनिवर्स के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। इस तरीके से दोस्तों जो हमारी गैलेक्सी थी, गैलेक्सी के बारे में बताया था। गैलेक्सी दोस्तों जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं, हमारी गैलेक्सी का क्या नाम था जिसे हम दोस्तों दुग्ध मेखला या मिल्की वे के नाम से जानते हैं। और जो दोस्तों हमारी पड़ोस की आकाशगंगा थी, गैलेक्सी थी, उसका क्या नाम था। ये दोस्तों हमने आपको सभी बताया था और दोस्तों सुपर क्लस्टर क्या होता है, ये सभी दोस्तों आपको सुपर क्लस्टर के बारे में भी बताया था। यहाँ पर दोस्तों जब आकाश गंगाओं का जो समूह देखने को मिलेगा हमको, वही आपका सुपर क्लस्टर होता है। और दोस्तों सोलर सोलर सिस्टम में मैंने आपको बता दिया था हमारा एक दोस्तों सूर्य एक तारा होता है। सूर्य जो है दोस्तों ये तारा है और इसके पास-पास में आस-पास में दोस्तों इसके चारों तरफ कुछ खगोलीय पिंड चक्कर लगा रहे हैं, जिन्हें दोस्तों चाहे आपके ग्रह हो जाएँ, चाहे दोस्तों ग्रह हो, चाहे उपग्रह हो जाएँ, चाहे आपके धूमकेतु, चाहे क्षुद्र ग्रह जिन्हें एस्टेरॉइड बोलते हैं, चाहे दोस्तों उल्कापिंड हो गए, इनके बारे में दोस्तों डिटेल से आपको मैंने बताया। और दोस्तों ये सभी आपके जितने भी खगोलीय पिंड हैं, सभी सूर्य के चक्कर लगाते हैं मैंने आपको दोस्तों। और आपको दोस्तों सूर्य के बारे में थोड़ा पढ़ाया था इस टाइम पर। सूर्य में दोस्तों मैंने ज़्यादा नहीं बताया था, इसमें दोस्तों आपको थोड़ा-सा ही बताया था। और जितने भी दोस्तों हमारे आपके ये ग्रह हो गए, चाहे आपका ग्रह दोस्तों जैसे हम दोस्तों प्लैनेट बोलते हैं। प्लैनेट में दोस्तों मैंने आपको बताया था, बुध बताया था, शुक्र बताया था और हमारा नेक्स्ट पृथ्वी, फिर उसके बाद दोस्तों हमारा हमारा मंगल था। ये दोस्तों हमारे इनर प्लैनेट कहलाते थे जिन्हें हम दोस्तों टेरेस्ट्रियल बॉडी भी कहते हैं और जिन्हें हम दोस्तों चट्टानी चट्टानी ग्रह भी कहते हैं यानी पार्थिव पार्थिव ग्रह भी ये कहलाते हैं।
और नेक्स्ट दोस्तों जो इसके बीच में जो एस्ट्रॉयड बेल्ट मिलती है, फिर हमारे दोस्तों जो ग्रह देखने को मिलते हैं, आपका जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया और यूरेनस दोस्तों और नेपच्यून, ये दोस्तों हमारे ग्रह हो गए। इन ग्रहों को हम दोस्तों जॉवियल यानी कि गैसी ग्रह थे। इनके बारे में डिटेल के साथ हमने दोस्तों जाना था। इनके बाद इसके साथ दोस्तों हमने आपको बिल्कुल डिटेल में ये एक एक ग्रह समझाएं, एक एक प्लेनेट के बारे में बताया है। और दोस्तों हमारा जो बौना ग्रह था, जिन्हें हम दोस्तों ड्वार्फ प्लेनेट कहते हैं, यह भी एक तरीके का ग्रह होता है दोस्तों। यह भी आपके ग्रह होते हैं, लेकिन दोस्तों यह दूसरे ग्रह की कक्षाओं में यह एंटर हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों इसलिए उन ग्रहों को दोस्तों आपके बौना जो ग्रह हैं उनकी श्रेणी में रख दिया गया है। यह भी मैंने आपको 5 टाइप के बताए थे बौना ग्रह जो थे, जिन्हें हम दोस्तों एक तो हमारा यम था, जिसे प्लूटो कहते हैं। और एक दोस्तों एरिस था, एक यम था, एक एरिस था। और एक दोस्तों हमारा हाउमेया था, एक दोस्तों। और एक पांचवा, एक दोस्तों मेकमेक था चौथा। और पांचवा जो हमारा था वो सेरस था, जो कि दोस्तों आपका ईस्ट एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर पाया जाता है। आपका जो ये वाला था दोस्तों, जिसका नाम सेरस था, ये हमारा एस्ट्रॉयड बेल्ट में पाया जाता है। और दोस्तों हमने आपको क्षुद्र ग्रह के बारे में बताया था, धूमकेतु के बारे में बताया था। इस तरीके से दोस्तों हमने डिटेल के साथ इनको हम पढ़ लिया था। अब दोस्तों हमने आपको बताया सूर्य के बारे में, हमने आपको थोड़ा उस टाइम पर बताया था, तो थोड़ा दोस्तों सूर्य के बारे में और डिटेल में जानते हैं। इससे पहले मैंने सूर्य के बारे में आपको बता दिया था दोस्तों। सूर्य भी एक हमारा आकाश, जो हमारी गैलेक्सी है, जो दोस्तों हमारी गैलेक्सी है, इसमें भी इस गैलेक्सी में, जिसको हम दोस्तों मिल्की वे कहते हैं, इस गैलेक्सी में भी दोस्तों 100 अरब तारे हैं। जिसमें से दोस्तों एक सूर्य सूर्य जो है, यह भी एक तारा है। सूर्य भी एक दोस्तों तारा है, और जो कि ये हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीक है दोस्तों। सबसे नज़दीक जो हमारा तारा है दोस्तों, वो सूर्य है। और जहाँ से दोस्तों हमको एनर्जी, प्रकाश मिलता रहता है, क्योंकि नज़दीक होने की वजह से दोस्तों यहाँ से जो भी एनर्जी है, आपकी प्रकाश है दोस्तों, यहाँ से पृथ्वी को मिलता रहता है। इसलिए इसको ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत स्रोत भी कहा जाता है सूर्य को। और यह दोस्तों, हालांकि इसमें 100 अरब तारे हैं इस हमारी गैलेक्सी में, लेकिन दोस्तों पृथ्वी से यह नज़दीक है सूर्य, और बाकी के ये पृथ्वी से बहुत दूर दूर है, इसलिए छोटे दिखते हैं और यह आपका बड़ा दिखता है। हालांकि दोस्तों यह भी सूर्य भी एक तारा है, तो इसलिए दोस्तों पृथ्वी का जो निकटतम तारा है वो आपका सूर्य हो जाएगा। और दोस्तों इसी सूर्य के आसपास में जितने भी हमारे खगोलीय पिंड चक्र लगा रहे हैं, यानी घूम रहे हैं, चाहे आपके ग्रह हो गए, चाहे दोस्तों आपके आपके ग्रह हो गए दोस्तों, चाहे क्षुद्र ग्रह हो गए, चाहे दोस्तों आपके धूमकेतु हो गया, चाहे जिन्हें दोस्तों हम चाहे आपके उल्का पिंड हो गए, ये सभी दोस्तों सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। तो दोस्तों हमारा जो सूर्य है, सूर्य में दोस्तों उस पूरे सौर मंडल का, पूरे हमारा जो सोलर सिस्टम है, इस पूरे कंप्लीट सोलर सिस्टम का दोस्तों 99.8% द्रव्यमान दोस्तों सूर्य में निहित है। यानी कि इस पूरे सोलर सिस्टम का जो द्रव्यमान है दोस्तों, वो आपका सूर्य के ही अंदर निहित है, जो कि 99.8% दोस्तों आपका पाया जाता है। यानी दोस्तों हमारे सौर मंडल का जो कुल द्रव्यमान है, उसका 99.8% द्रव्यमान हमारे सूर्य के पास है। और बाकी की दोस्तों अन्य ग्रहों के पास है, चाहे आपके बाकी का दोस्तों अन्य ग्रहों के पास है, चाहे आपके प्लेनेट हो गए, चाहे दोस्तों आपके क्षुद्र ग्रह हो गए, और चाहे आपके दोस्तों कॉमेट्स हो गए, चाहे आपके उल्का पिंड हो गए। और इन सभी के पास दोस्तों मात्र 0.2% द्रव्यमान है। और अगर हम दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, आपको उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आया होगा कि जो हमारे सूर्य में हमारे सूर्य के पास दोस्तों कितना द्रव्यमान मौजूद है। 99.8% आप द्रव्यमान कहोगे। और बाकी का पूरे सोलर सिस्टम का जो द्रव्यमान है बाकी ग्रहों के पास है। बाकी ग्रहों के पास नहीं दोस्तों, इसमें जितने भी उल्का पिंड आएंगे, चाहे क्षुद्र ग्रह हो गया, चाहे इसमें दोस्तों धूमकेतु हो गया, इन सभी के पास बाकी का 0.2% के अंदर ये सभी प्लेनेट आ जाते हैं। जो दोस्तों हमारा सूर्य
बना हुआ है, किस किस को मिलकर बनाया गया है सूर्य के अंदर दोस्तों। सूर्य किन किन चीजों से मिलकर बना है, तो देखा जाए तो यह दोस्तों हाइड्रोजन से मिलकर बना है और हीलियम से। दोस्तों हाइड्रोजन और हीलियम से यह दो तत्व इसमें एलिमेंट पाए जाते हैं, इनसे मिलकर यह बना है सूर्य, जिसमें दोस्तों 71% हाइड्रोजन देखने को मिलता है। और नेक्स्ट है हीलियम दोस्तों, यह 26.5% देखने को मिलता है। बाकी के अदर दोस्तों तत्व हैं जो कि 2.5% हैं, यानी 2.5% बाकी के तत्व देखने को मिलते हैं। यानी दोस्तों अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, जो हमारे सूर्य की परत है, यानी कि या लेयर्स ऑफ सन, उनके बारे में दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं कि सूर्य की परत क्या क्या है, कौन कौन सी सूर्य की परत है। तो आपको ये दोस्तों कंसंट्रेशन से सुनना होगा, ध्यान से दोस्तों एक एक पॉइंट इसको सुनना होगा आपको। अगर हम दोस्तों इसकी पहली परत के बारे में बात करते हैं, जो सूर्य की पहली परत कौन सी है, क्योंकि दोस्तों यह 4 परतों से मिलकर बना हुआ है सूर्य, इसको 4 परतों में डिवाइड किया गया है सूर्य को। जो दोस्तों हमारी सबसे पहली जो परत है, सबसे अंदर, जिसको हम पहली जो परत है जिसको हम दोस्तों कोर कहते हैं, यह दोस्तों कोर है जो कि सूर्य की सबसे अंदर की एक परत है, सूर्य के सबसे आंतरिक एक परत है दोस्तों, जिसका नाम है कोर। और कोर ये दोस्तों जो कोर है इसके, यह हमारे सूर्य की आंतरिक आंतरिक परत है, यानी कि जो दोस्तों सूर्य के अंदर पाई जाने वाली जो एक परत है जिसका नाम है कोर, ये कोर हो जाएगी दोस्तों। और अगर हम इसकी बात करते हैं कोर की दोस्तों, तो इसके अंदर ही दोस्तों एक रिएक्शन होती है जिसे हम दोस्तों नाभिकीय संलयन कहते हैं, यानी कि न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। यानी कि दोस्तों इसके अंदर, कोर के अंदर आपकी नाभिकीय संलयन की एक क्रिया होती है। और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, नाभिकीय संलयन क्रिया का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका रिएक्शन का क्या मतलब होता है। जब दोस्तों हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो गैस होती है, हाइड्रोजन जब दोस्तों हीलियम में बदल जाता है, यानी परिवर्तित हो जाता है, उसी क्रिया को हम कहते हैं नाभिकीय संलयन। यानी दोस्तों जो हमारा हाइड्रोजन है, जब वो हीलियम में परिवर्तित हो जाता है, तो उसी क्रिया को हम दोस्तों नाभिकीय संलयन कहते हैं। और दोस्तों जो सूर्य हमें ऊर्जा देता है, और जो दोस्तों इस ऊर्जा का जो कारण है ना, वो आपका है नाभिकीय संलयन की क्रिया। नाभिकीय संलयन की क्रिया का होना दोस्तों, नाभिकीय संलयन की क्रिया के कारण ही हमको सूरज से जो एनर्जी मिलती है, जो एनर्जी प्राप्त होती है, वो दोस्तों नाभिकीय संलयन क्रिया की वजह से आपकी हमको एनर्जी प्राप्त होती है। और दोस्तों एक पॉइंट और रह गया आपका, सूर्य का जो कोर है अंदर का, जो कोर है दोस्तों, इस कोर की इस कोर का जो टेम्परेचर है वो आपका दोस्तों 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। कितना दोस्तों इसका टेम्परेचर है, इसका जो टेम्परेचर है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है कोर का। और यह दोस्तों हमारे सूर्य की आंतरिक परत होती है, जो कि जिसके अंदर दोस्तों आपके नाभिकीय संलयन एक क्रिया होती है, जिस क्रिया में दोस्तों हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाता है। और यही दोस्तों ऊर्जा का सूर्य की ऊर्जा का जो कारण है वो आपका दोस्तों नाभिकीय संलयन है। ये नाभिकीय संलयन नहीं होता दोस्तों तो हमको यहाँ से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह आपको पॉइंट समझ में आया होगा कि कोर क्या होता है, सूर्य की कोर क्या होती है दोस्तों, ये आपको पॉइंट समझ में आया होगा कि सूर्य की आंतरिक परत आपकी कोर कहलाती है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कोर जो कोर है दोस्तों, कोर के बाहर वाली जो परत होती है, ये हमारी दोस्तों कोर हो गई। ये आपको कंप्लीट दोस्तों दिख रहा होगा, ये हमारी कोर हो गई दोस्तों कंप्लीट। अब दोस्तों इसके बाहर वाली जो परत है उसको हम कहते हैं दोस्तों प्रकाश मंडल। कोर से बाहर वाली जो परत है दोस्तों, ये वाली, इस वाली दोस्तों परत को हम कहते हैं प्रकाश मंडल, जिसे हम दोस्तों इंग्लिश में फोटो स्फीयर भी कहते हैं। प्रकाश मंडल को ही हम फोटो स्फीयर भी कहते हैं। यह जो दोस्तों प्रकाश मंडल है, यह सूर्य का जो ये दोस्तों प्रकाश मंडल है,
ये जो दोस्तों प्रकाश मंडल है जिसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं, यह दोस्तों सूर्य का ऐसा भाग है जिसको हम दोस्तों पृथ्वी से देखते हैं। जो हम जैसे दोस्तों यहाँ पृथ्वी पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ से जो दोस्तों हमें सूर्य का जो भाग दिखता है, जो पार्ट दिखता है, वो दोस्तों आपका प्रकाश मंडल है, यानी कि फोटोस्फीयर है। इसको दोस्तों फोटोस्फीयर को ही हम पृथ्वी से बैठकर देख पाते हैं। तो वही पॉइंट है दोस्तों, जो सूर्य का वह भाग जो सामान्य रूप से दिखाई देता है, उसी को दोस्तों हम प्रकाश मंडल कहते हैं। यानी कि पृथ्वी से बैठकर जो हम दोस्तों सूर्य का भाग देख सकते हैं, सामान्य रूप से देख सकते हैं, वो आपका प्रकाश मंडल होता है। और जो दोस्तों प्रकाश मंडल है, इसी प्रकाश मंडल से ही दोस्तों पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचता है। यानी दोस्तों सूर्य से जो लाइट पृथ्वी पर पहुंचती है, तो वो दोस्तों आपकी प्रकाश मंडल से पहुंचती है। प्रकाश मंडल से दोस्तों इसी से पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचता है। और इसको दोस्तों सूर्य का यह ऐसा भाग है जिसको हम सामान्य रूप से देख सकते हैं। इसका अगर टेम्परेचर की बात करें दोस्तों, इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। प्रकाश मंडल का दोस्तों जो टेम्परेचर होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और दोस्तों आपको एक पॉइंट और याद रखना है, इसी प्रकाश मंडल पर आपके सूर्य कलंक मिलते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर आपके सूर्य कलंक देखने को मिलेंगे। फोटोस्फीयर जिसे हम दोस्तों प्रकाश मंडल कहते हैं, इस पर ही दोस्तों कुछ सन स्पॉट्स का जन्म होता है जिसे हम सूर्य कलंक कहते हैं। सूर्य कलंक के बारे में दोस्तों आपको थोड़ा आगे बताएंगे। बस आपको अभी यहाँ पर यह पॉइंट याद रखना है कि सन स्पॉट हमको कहाँ पर देखने को मिलते हैं, यानी कि सूर्य कलंक हमको कहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आपका आंसर रहेगा प्रकाश मंडल पर, यानी कि फोटोस्फीयर पर। अब दोस्तों फोटोस्फीयर जो हमारा है, प्रकाश मंडल है, प्रकाश मंडल से बाहर वाली जो परत है दोस्तों, प्रकाश मंडल से जो बाहर वाली परत है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं बर्ड मंडल, जिसको हम दोस्तों बोलते हैं क्रोमोस्फीयर। सबसे पहले दोस्तों हमारी कोर याद रहना है आपको, फिर दूसरा कोर के बाहर वाली परत को फोटोस्फीयर कहते हैं, जिसको प्रकाश मंडल कहते हैं। और प्रकाश मंडल के बाहर वाली परत होती है दोस्तों बर्ड मंडल, जिसे हम क्रोमोस्फीयर कहते हैं। बर्ड मंडल कहो चाहे आप क्रोमोस्फीयर कहो, एक ही बात है दोस्तों, बर्ड मंडल को ही हम क्रोमोस्फीयर कहते हैं। जैसे दोस्तों जो आपका बर्ड मंडल होता है, बर्ड मंडल का दोस्तों एक अन्य नाम और है जिससे हम मंदलाल वलय के नाम से जानते हैं। बर्ड मंडल को दोस्तों हम मंदलाल वलय के नाम से जानते हैं, यानी आप कह सकते हो डिम रेड रिंग के नाम से इसको जाना जाता है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं आपके बर्ड मंडल की, तो इसका लाल रंग दिखता है। बर्ड मंडल का दोस्तों लाल रंग हमको दिखाई देता है। और यह बर्ड मंडल हमको कब दिखाई देगा दोस्तों, जब हमारी पृथ्वी पर पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़े। यानी दोस्तों यह बर्ड मंडल यह पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही दिखता है। जब दोस्तों पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तब हमें बर्ड मंडल देखने को मिलता है। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट याद रखने। तीसरी जो लेयर हो गई दोस्तों हमारी, जिसे हम बर्ड मंडल कहते हैं, यह लाल रंग की होती है। यहाँ इसे हम दोस्तों मंद लाल वलय के नाम से भी जानते हैं। जब दोस्तों हमारा पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तब हमको जो लेयर दिखती है सूर्य की, वो आपकी बर्ड मंडल हो जाएगी, जिसे हम क्रोमोस्फीयर कहते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन पूछा भी गया दोस्तों कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय हमें सूर्य की कौन सी परत दिखती है, तो आपको याद रखना है, जिसे हम बर्ड मंडल यानी क्रोमोस्फीयर कहते हैं। दोस्तों बर्ड मंडल के बाद जो अगली अगली सूर्य की जो परत है दोस्तों, उसको उसको कहा जाता है दोस्तों कोरोना। और कोरोना को ही दोस्तों हम सूर्य किरीट के नाम से जानते हैं। अगली जो बाहर वाली लेयर है दोस्तों, वो सूर्य किरीट है, जिसे हम कोरोना कहते हैं। और यह दोस्तों सूर्य की सबसे भारी परत है। जो सूर्य किरीट है दोस्तों, जिसे कोरोना के नाम से भी जाना जाता है, इसकी जो भारी परत है वो दोस्तों आपकी सूर्य किरीट है। यानी सूर्य की सबसे भारी परत आपकी सूर्य किरीट है, सूर्य किरीट। और यह सूर्य किरीट हमको कब देखने को मिलेगी, जब दोस्तों सूर्य ग्रहण के समय। मात्र यहाँ पर दोस्तों आपको इतना ध्यान देना है कि यहाँ पर जब सूर्य ग्रहण के समय यह हमको दिखाई देता है सूर्य किरीट।
और जो बड़ मंडल यानी क्रोमोस्फीयर, ये हमको पूर्ण सूर्य ग्रहण के टाइम पर दिखाई देता है। तो आपको ये दोस्तों पॉइंट याद रखने। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, जो हमारा प्रकाश मंडल है जिसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं, इसके बारे में कुछ दोस्तों एक आपको डिटेल बताते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमको पढ़ना है कि जो दोस्तों हमारे आपको मैंने बताया था कि स्पॉट्स क्या होते हैं। फोटोस्फीयर स्फीयर पर जो दोस्तों स्पॉट बन रहे थे, जिन्हें दोस्तों सूर्य कलंक कहा जाता था, सन स्पॉट जिन्हें कहते हैं, इनके बारे में थोड़ा बताएंगे दोस्तों किस तरीके से क्या होता है। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था, सबसे पहले वाली हमारी जो लेयर थी सूर्य की, ये दोस्तों पहली वाली जो लेयर थी, ये हमारी कोर थी। और फिर इसके अंदर वाली दोस्तों जो लेयर थी, जिसको हमने कहा फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल। और दोस्तों इस तरीके से आपको नहीं याद रखना, मात्र इतना याद रखना है, आदत समझना है। ये दोस्तों हमारा कोर था, और ये दोस्तों हमारा फोटोस्फीयर था, और ये दोस्तों हमारा क्रोमोस्फीयर था। बाहर वाला दोस्तों क्रीट था, जिसे कोरोना कहा जाता है। इस आपको दोस्तों कंप्लीट अगर याद रखना है तो कंप्लीट रखो, इस तरीके से इसे कंप्लीट कर लो। तो इस तरीके से आपको दोस्तों देखना है। तो जो दोस्तों हमारा कोर के बाद जो दूसरा जो फोटोस्फीयर प्रकाश मंडल था, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फोटोस्फीयर के बारे में आपको मैंने बता दिया था क्या फोटोस्फीयर होता है। यह दोस्तों हमारा सूर्य है, यानी दोस्तों ये सूर्य की जो परत है, यानी कि हमारी फोटोस्फीयर की परत है। यहाँ से जब दोस्तों कुछ पवनें चलती हैं, फोटोस्फीयर से जब दोस्तों कुछ लपटें उठती हैं, यानी दोस्तों जो सूर्य का ये प्रकाश मंडल की परत है, ये जो हमारा दोस्तों सूर्य की प्रकाश मंडल जिसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं, प्रकाश मंडल की परत से कुछ तूफान जन्म लेते हैं। यानी यहाँ से दोस्तों सूर्य के प्रकाश मंडल की परत से कुछ तूफान जन्म लेते हैं, यानी यहाँ से दोस्तों आंधी उठती है, आंधी चलती है। और यह जो दोस्तों आंधी जो होती हैं, ये आपके परमाणु की होती है। यानी कि ये जो आंधी चलती है दोस्तों, ये जो तूफान उठते हैं यहाँ से, यह आपके दोस्तों परमाणु के होते हैं। तो वही दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूँ, जो सूर्य की प्रकाश मंडल परत से कभी कभी कुछ परमाणु के तूफान जन्म लेते हैं। और दोस्तों जो हमारे परमाणु तूफान यहाँ से फोटोस्फीयर यानी कि प्रकाश मंडल से जो जन्म लेते हैं, और ये कभी कभी दोस्तों जब अंतरिक्ष में चले जाते हैं, यह दोस्तों आगे जब पहुंचकर ये जो फोटोस्फीयर के जो दोस्तों यहाँ पर जो परमाणु तूफान जन्म ले रहे थे, कभी कभी ये जब अंतरिक्ष में यानी कि स्पेस में पहुंच जाते हैं, और स्पेस में जब चले जाते हैं दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर बहुत भयंकर आग निकलती है। यहाँ से आपकी सूर्य के प्रकाश मंडल परत से बहुत भयंकर आग चलती है, आगे बढ़ती है, फिर ये अंतरिक्ष में चली जाती है। तो दोस्तों इसी इसी लपट को यानी कि इसी आग, इसे ही हम दोस्तों सौर ज्वाला कहते हैं। ये जो दोस्तों लपट ये जो दोस्तों आपके परमाणु तूफान जब अंतरिक्ष में चले जाते हैं, तो इसको हम सौर ज्वाला कहते हैं। और दोस्तों अगर ये सौर ज्वाला जो होती है, वो आपकी परमाणु तूफान की बनी होती है। परमाणु की ये तूफान होती हैं दोस्तों, आंधी यानी कि ये लपटें होती हैं, यहाँ से सूर्य की प्रकाश मंडल से उठती हैं। और कभी कभार दोस्तों यही आपकी जब ये लपटें जब दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल में दोस्तों जब प्रवेश करती हैं, ये जो दोस्तों प्रकाश मंडल से जो लाइट बहुत भयंकर निकलती है, और यह दोस्तों परमाणु का बना होता है। जो प्रकाश मंडल से लाइट निकलती है बहुत भयंकर निकलती है, और ये परमाणु का बना होता है। इसे ही हम सोलर सोलर फायर के नाम से जानते हैं, यानी कि सौर सौर आपकी ज्वाला के नाम से जाना जाता है। दोबारा से दोस्तों एक बार और बता दे रहा हूँ कि प्रकाश मंडल से जो जो एक ये लाइट निकलती है बहुत भयंकर, जो यह दोस्तों परमाणु तूफान की होती है। यह आपकी परमाणु दोस्तों परमाणु की बनी होती है, ये लाइट बहुत भयंकर होती है। इसे ही हम सोलर फायर के नाम से जानते हैं। और कभी कभी ये दोस्तों सोलर फायर जो होती है पृथ्वी के वायुमंडल में जब पहुंच जाती है, तो दोस्तों जब ये पृथ्वी के वायुमंडल तक जब पहुंच पहुंच जाती हैं, तो पृथ्वी के जैसे ये हमारी दोस्तों पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के दोस्तों चारों तरफ कहीं ना कहीं हमारा वायुमंडल है, ये कंप्लीट वायुमंडल है दोस्तों।
तो यही पॉइंट है दोस्तों, यह हमारा वायुमंडल है यानी कि एटमॉस्फेयर है पृथ्वी का। जब दोस्तों यह लपटें हमारे पृथ्वी के वायुमंडल हमारे पृथ्वी के वायुमंडल तक पहुंच जाती हैं, और यहाँ पर दोस्तों आपकी वायु होती है, यहाँ पर दोस्तों जब यहाँ पर बहुत सारे वायु होती है और कुछ दोस्तों आपके डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं हमारे वायुमंडल में। जब ये दोस्तों सौर ज्वाला हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचती है तो ये सौर ज्वाला इन डस्ट पार्टिकलों से और हमारी गैसों से दोस्तों टकराती हैं। ये दोस्तों हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और गैसें होती हैं। इन गैस और पार्टिकल से जब ये सोलर सौर ज्वाला जब ये टकराती है तो यहाँ पर दोस्तों एक रंगीन टाइप का प्रकाश उत्सर्जित होता है। यहाँ पर दोस्तों हमारे पृथ्वी पर दोस्तों पृथ्वी के हमारे आसपास में वायुमंडल है, और इसी वायुमंडल में दोस्तों बहुत सारे गैस हैं और डस्ट पार्टिकल्स हैं, और इनसे जब सौर ज्वाला टकराती है तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बहुत रंगीन रंग का प्रकाश उत्सर्जित होता है। और हमें हमें यह दोस्तों जो रंगीन प्रकाश होता है वो हमें सिर्फ उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल पर, और दोस्तों आपका ये साउथ पोल पर ही देखने को मिलता है। यह दोस्तों जब हम दोस्तों इस जो ये प्रकाश होता है, जब हम इसे दोस्तों उत्तर में देखते हैं तो उत्तर में इसको दोस्तों बोरीलियस कहा जाता है। ऑरोरा बोरीलियस कहा जाता है, जिसे हम हिंदी में दोस्तों उत्तरी ध्रुव ज्योति कहते हैं। और दूसरा जो दोस्तों जब हम इसको दक्षिणी पोल पर देखते हैं, जब दक्षिणी पोल से इस पर खड़े होकर देखते हैं तो दोस्तों दक्षिणी पोल पर इसको हम ऑस्ट्रेलियास के नाम से जानते हैं, जिसे हम दोस्तों कहते हैं दक्षिणी ध्रुव ज्योति। ये दोस्तों आपको पॉइंट 2 याद रखने हैं, तो यही दोस्तों पॉइंट में लिखा था आपका। जब पृथ्वी का जो दोस्तों एटमॉस्फेयर में ये सौर ज्वाला आपकी इंटर करती हैं तो हमारे डस्ट और पार्टिकल से गैसों से ये टकराती हैं। तो यही दोस्तों पॉइंट है कि ये पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचकर रंगीन प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जिसे हम दोस्तों ऑरोरा लाइट कहते हैं। एक रंगीन टाइप के प्रकाश को उत्पन्न करती हैं दोस्तों, जिसे हम ऑरोरा लाइट के नाम से जानते हैं। और इसी ऑरोरा लाइट को दोस्तों जब नॉर्थ पोल से खड़े होकर देखेंगे तो उसको ऑरोरा बोरीलियास कहा जाता है, और दक्षिण पोल से देखेंगे तो इसको ऑरोरा ऑस्ट्रेलियास कहा जाता है। ऑरोरा ऑस्ट्रेलियास और बोरेलियास के नाम से इनको जाना जाता है। और यही दोस्तों जो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। और जो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट ये हमारा है, नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों ये मैंने आपको बताया था, जहाँ से जिस जगह से दोस्तों हमारी सौर ज्वाला निकलती थी, ये इसी दोस्तों दोस्तों सूर्य का जो हमारा प्रकाश का जो परत यानी प्रकाश मंडल की जो परत थी दोस्तों, सूर्य की जो प्रकाश मंडल की जो परत थी, इसी परत से जब दोस्तों सौर ज्वाला जो निकलती है वहाँ पर कुछ धब्बे पड़ जाते हैं। ये आपके काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। ये दोस्तों कुछ धब्बे पड़ जाते हैं जब यहाँ से सूर्य के प्रकाश मंडल की परत से जब सौर ज्वाला उठती हैं निकलती हैं, तो यहाँ पर दोस्तों कुछ धब्बे पड़ जाते हैं यानी काले धब्बे पड़ जाते हैं। और जहाँ पर दोस्तों काले धब्बे बनते हैं, इस पॉइंट पर दोस्तों आपको इस पॉइंट को बता देता हूँ। ये जहाँ से दोस्तों सौर ज्वाला निकलती है वहाँ पर काले धब्बे पड़ जाते हैं, और जो धब्बे पड़ जाते हैं दोस्तों इन्हीं को हम सौर कलंक यानी कि सन स्पॉट के नाम से जानते हैं। इसी को दोस्तों हम सन स्पॉट के नाम से या सौर कलंक के नाम से इनको जानते हैं। और इन्हीं दोस्तों जो धब्बे पड़ जाते हैं आपके काले काले ये धब्बे पड़ जाते हैं, यहीं से एक आपकी दोस्तों यहाँ से दोस्तों आपकी चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन होता है। यहाँ से आपकी दोस्तों कुछ रेज पड़ती हैं, जिनको हम दोस्तों रेज निकलती हैं यहाँ से, इन्हीं रेज को कहते हैं चुंबकीय विकिरण। चुंबकीय विकिरण का दोस्तों उत्सर्जन होता है, जो कि हमारे लिए दोस्तों बहुत ही हानिकारक रहती है। ये चुंबकीय विकिरण का काम यह रहता है, जैसे दोस्तों कोई भी ये दोस्तों किस चीज़ को प्रभावित करती हैं, वो पॉइंट है।
कि ये पृथ्वी पर पहुंचकर दोस्तों बेतार संचार यानी कि वायरलेस सिस्टम को प्रभावित करती हैं। वायरलेस क्या होता है दोस्तों, जिसमें वायर ना हो, जैसे कि हमारे पास ये दोस्तों एक मोबाइल है और ये हमारे पास एक मोबाइल है दोस्तों। तो ये जब दोस्तों इनसे कॉल करते हैं तो कहीं ना कहीं जो नेटवर्क होता है वो कट जाता है। तो यह दोस्तों नेटवर्क को प्रभावित करती हैं आपकी चुंबकीय विकिरण। जितने भी आपके वायरलेस सिस्टम हो गए दोस्तों उनमें दोस्तों यह उनको प्रभावित करती हैं आपकी चुंबकीय विकिरण यानी कि मैग्नेटिक रेडिएशन दोस्तों। यस, इन वायरलेस सिस्टम को पूरा का पूरा प्रभावित करती हैं यानी कि उनमें दोस्तों कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं होने देती हैं, इसलिए यह बहुत ही हानिकारक होती हैं। अगर दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यह पॉइंट आपको समझ में आया होगा। आप कह सकते हो जितने भी वायरलेस सिस्टम होते हैं तो वो सब प्रभावित होते हैं दोस्तों आपके मैग्नेटिक रेडिएशन से। दोस्तों जो हमारा सन स्पॉट है, जिसे हम सौर कलंक के नाम से जानते हैं, यह हमारा सौर कलंक का जो दोस्तों चक्र होता है, सौर कलंक का जो चक्र होता है, यानी कि दोस्तों आप कह सकते हो जब हमारा सौर कलंक जो बनना होता है, सौर कलंक का बनना और दोस्तों उसका समाप्त हो जाना। सौर जो कलंक होता है दोस्तों, यानी जिसे हम सन स्पॉट कहते हैं, जो कि हमारी दोस्तों सूर्य के प्रकाश मंडल से जो सौर ज्वाला निकलती हैं वहाँ पर काले धब्बे पड़ जाते हैं और इन्हीं को दोस्तों हम सौर कलंक कहते हैं। और ये दोस्तों सौर कलंक जो बनते हैं और समाप्त होते हैं, ये जो बनते हैं दोस्तों और समाप्त होते हैं, इनमें जो टाइम लगता है वो दोस्तों इनको 11 वर्ष लग जाते हैं इनको बनने में और समाप्त होने में। इसलिए कहा है कि सौर कलंक का जो चक्र होता है वो दोस्तों 11 वर्ष का इनका चक्र होता है। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट सब समझ में आए होंगे। मैंने बहुत कोशिश की है दोस्तों इनको समझाने के लिए आपको। और जो भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है दोस्तों, आप कमेंट उसमें कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी तथा सूर्य के बीच के जो औसत दूरी है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि दोस्तों एवरेज डिस्टेंस क्या है अर्थ के और सन के बीच में। अगर हम दोस्तों अर्थ और सन के बीच में अगर डिस्टेंस की बात करते हैं, औसत डिस्टेंस की बात करते हैं, एवरेज डिस्टेंस की बात करते हैं, तो वो दोस्तों 14.98 किलोमीटर इनके बीच में डिस्टेंस है। यानी दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो दूरी है वो आपकी 14.98 करोड़ किलोमीटर का है। इतना बड़ा डिस्टेंस है, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। औसत दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर। और दोस्तों आप सभी ने एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, जो हमारी पृथ्वी है, दोस्तों जो हमारी पृथ्वी है मैंने आपको बताया था, जो जैसे ये सूर्य है दोस्तों हमारा बीच में, और सूर्य का जो दोस्तों ये चक्र लगाती है हमारी पृथ्वी। मैंने आपको ये भी बताया था कि कभी तो पृथ्वी सूर्य के पास में पहुंच जाती है और कभी ये दोस्तों दूर पहुंच जाती है। यहाँ पर दोस्तों पास में पहुंच गई पृथ्वी और यहाँ पर दोस्तों हमारी दूर हो गई। ये पॉइंट मैंने आपको बताए थे। इसी पथ को दोस्तों हम दीर्घवृत्ताकार पथ कहते हैं। दोस्तों हमारी जो पृथ्वी है वो हमेशा हमेशा दोस्तों सूर्य की दूरी के बराबर तो नहीं होती है। हमारी जो पृथ्वी है सूर्य की परिक्रमा करती है तो वो दीर्घवृत्ताकार में करती है। जिन्हें हम दोस्तों एलिप्टिकल कहते हैं। एलिप्टिकल शेप में दोस्तों यह पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो कहीं पर तो ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है, कहीं पर ज़्यादा दूरी हो जाती है, कहीं पर कम दूरी हो जाती है। इसलिए दोस्तों इसकी कुछ दूरी है। जब दोस्तों यह पास में पृथ्वी होती है सूर्य के, तो उसके लिए जो न्यूनतम दूरी हो जाएगी दोस्तों वो 14.7 करोड़ किलोमीटर दूरी हो जाएगी। और जब दोस्तों पृथ्वी सन से दूर पहुंच जाएगी तो दोस्तों अधिकतम दूरी हो जाएगी, जो कि हमारी 15.2 करोड़ किलोमीटर अधिकतम दूरी हो जाएगी। जब दोस्तों ये हमारा सन है और ये दोस्तों दीर्घवृत्ताकार पथ है, इसमें यहाँ पर हमारी पृथ्वी है, यहाँ पर दोस्तों ये दूर वाला डिस्टेंस हो जाएगा। तो अधिकतम दूरी सूर्य से लेकर पृथ्वी के बीच में 15.2 करोड़ किलोमीटर हो जाएगी। और यह दोस्तों पास में है, तो जब हमारी दोस्तों पृथ्वी सूर्य के पास में तो न्यूनतम दूरी आपकी 14.7 करोड़ किलोमीटर हो जाएगी। तो यही पॉइंट है इसमें दोस्तों, आपको याद रखने। नेक्स्ट कुछ फैक्चुअल चीज़ों के बारे में दोस्तों जानते हैं। कुछ फैक्ट्स हैं हमारे। जो सूर्य का प्रकाश होता है दोस्तों पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लेता है, तो वो दोस्तों आपका
उस आधार पे लेता है। जब पृथ्वी या तो पास है तब कितना टाइम लेता है और दूर है तब कितना टाइम लेता है। यही दोस्तों, जो हमारी पृथ्वी के पास है तब तब कम समय लेगी और दूर है तो ज़्यादा समय लेगी। तो यही है दोस्तों, जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो 8 मिनट 20 सेकंड लेता है। जब हमारी पृथ्वी सूर्य से दूर होती है, जब हमारी पृथ्वी सूर्य से दूर होती है तब सूर्य की किरणें 8 मिनट 20 सेकंड में पृथ्वी पर आती हैं। और जब दोस्तों हमारी पृथ्वी सूर्य के पास होती है तो सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 16 सेकंड लेती हैं। तो यह दोनों दोनों दोस्तों पॉइंट पूछे जाते हैं। दूर पर आपको 8 मिनट 20 सेकंड लगती हैं और पास में 8 मिनट 16 सेकंड लगती हैं। दोस्तों, जो हमारा सौर मंडल है जिसे सोलर सिस्टम कहते हैं, इसके जो खोज करता है वो आपके निकोलस कॉपरनिकस हैं। इन्होंने ही दोस्तों, कॉपरनिकस ने ही सौर मंडल की खोज की थी। और मैंने आपको दोस्तों बताया भी था कि जो कॉपरनिकस हैं, इन्होंने ही दोस्तों सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया था। सूर्य केंद्रित सिद्धांत इन्होंने कॉपरनिकस ने ही दिया था और इन्होंने ही बताया था कि जो हमारा सूर्य है यह एक जगह पर स्थित है और इसके चारों तरफ और गहरे चक्कर लगाते हैं। यह दोस्तों हमारा केंद्र में स्थित है और इसके चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं वो इनके ग्रह लगाते हैं। यह सूर्य केंद्रित सिद्धांत जो दिया था वो आपका कॉपरनिकस ने दिया था। और दोस्तों, ग्रहों की गति के बारे में भी ये कुछ नियम दिए गए कि ग्रह किस तरीके से गति करते हैं। इसके बारे में दोस्तों 3 नियम दिए गए। लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन के बारे में 3 नियम दिए गए थे, जो आप सभी जानते हो दोस्तों। जोहान्स केपलर ने इन ग्रहों की गति के नियम के बारे में बताया था, किस तरीके से ग्रह गति करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, हमारा जो आकाश है, यानी हमारा आकाश हो जाए, चाहे हमारी आकाश गंगा कह सकते हो, आप गैलेक्सी कह सकते हो। हमारी जो आकाश गंगा है या जो गैलेक्सी है, इसका जो सबसे चमकीला तारा है वो दोस्तों आपका सीरियस है। उसका नाम सीरियस है। इसको हम डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं। हमारी गैलेक्सी का सबसे चमकीला जो तारा है वो दोस्तों सीरियस, जिसे हम डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं। और हमारे आकाशगंगा के सबसे चमकीले और ठंडे तारों के समूह को हम दोस्तों ओरियन नेबुला के नाम से जानते हैं। जो हमारी आकाशगंगा है इसमें सबसे चमकीले और ठंडे तारों का जो समूह है उसको हम ओरियन नेबुला के नाम से जाना जाता है उन्हें। और दोस्तों, पृथ्वी का जो दूसरा निकटतम तारा है वो हमारा प्रोक्सिमा सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पहला पहला आप सभी जानते हो, पहला जो तारा है पृथ्वी के निकटतम वो हमारा सूर्य है। और दूसरा हो जाएगा दोस्तों प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसकी जो अगर हम दूरी की बात करते हैं तो 4.37 प्रकाश वर्ष इसकी दूरी है। यानी दोस्तों, इसकी दूरी आपको इतनी याद रखनी है, 4.37 प्रकाश वर्ष दूर ये हमारे सूर्य से, यानी कि प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी है दोस्तों पृथ्वी से 4.37 प्रकाश वर्ष। आपको दोस्तों एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, जो कि आपको दोस्तों इसका आंसर बताना पड़ेगा कि सूर्य की कौन सी परत जो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखती है। ये आपको दोस्तों मैंने आपको बताया भी था। ऑप्शन में इसमें कोरोना है, क्रोमोस्फेयर है, फोटोस्फेयर है। दोस्तों, मैंने आपको बताया भी था। आपको कमेंट पहले करनी है दोस्तों। हालांकि मैं इसका आंसर तो बताऊंगा ही, पर आपको इसकी कमेंट करनी है क्या है इसका आंसर। तो मैंने दोस्तों आपको बताया था, जब हमारा पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के टाइम पर दोस्तों हमको जो दिखाई देता है वो हमें क्रोमोस्फीयर दिखता है, जिसे हम दोस्तों बर्ड मंडल के नाम से जानते हैं। क्रोमोस्फीयर दिखता है दोस्तों। और मैंने दोस्तों आपको यह भी बताया था, जब सूर्य ग्रहण होता है, सिर्फ ओनली सूर्य ग्रहण, जब हमारा सूर्य ग्रहण होता है तो तो हमें सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो वो दोस्तों आपको कोरोना बताया था। कौन सा बताया था? जिसे मैंने आपको कोरोना बताया था। इसे ही हम दोस्तों क्रीट के नाम से जानते हैं। सूर्य क्रीट कह सकते हो या दोस्तों इसको कोरोना के नाम से इनको जानते हैं। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो हम दोस्तों क्रोमोस्फीयर को देखते हैं, जिसे हम बर्ड मंडल के नाम से जानते हैं। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर ये दोस्तों आपको सभी पॉइंट समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।